9th पॉलिटी, चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, बाय डेमोक्रेसी। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे 2.1 इस चैप्टर नंबर 2 का। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं पूरे चैप्टर नंबर 2 में कि इस चैप्टर में हम किस बारे में बात करना चाहते हैं। क्योंकि जैसा हमने पिछले चैप्टर में देखा कि कुछ गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, कुछ गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी नहीं कहते। जहाँ पर पीपल वहाँ के इलेक्ट करते हैं उनके रूलर्स को, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और जहाँ पर पीपल इलेक्ट नहीं करते हैं अपने रूलर्स को, वहाँ पे उन कंट्रीज़ को हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ बोलते हैं। तो जब हमने इतना पढ़ लिया है तो फिर से हमें इस चैप्टर में पढ़ने की क्या ज़रूरत है? वो ज़रूरत हमें इसीलिए है कि हम और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी होती हैं जो दिखाने के लिए तो डेमोक्रेसी है, दिखने के लिए लोगों के लिए डेमोक्रेसी है, लोग वोट भी देते हैं वहाँ पे, लेकिन क्या होता है कि वो असल में डेमोक्रेसी नहीं होती। वहाँ पर मनचाहा रूल चलता है, एक ही पार्टी की हमेशा सरकार होती है। वो हम डिटेल में देखेंगे कि डेमोक्रेसी के मिनिमम फीचर्स क्या हैं, फीचर्स को डिस्कस करेंगे। द एम हियर इज़ टू अंडरस्टैंड क्लैरिटी द बेयर मिनिमम फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यही लिखा हुआ है कि हम कुछ फीचर्स देखेंगे कि अगर सही में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो ये मिनिमम फीचर है जो वहाँ होने ही चाहिए। अब इस ओवरव्यू से हम आगे बढ़ते हैं। 2.1 पे हम आ गए हैं, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। इन चैप्टर 1 वी रीड मैनी स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। थ्रू द स्टोरीज वी डिस्कस वेरियस गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वी कॉल्ड सम ऑफ दिस डेमोक्रेसीज। हमने चैप्टर 1 पे बहुत सारे कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा। किसी को हमने कहा कि यहाँ ये डेमोक्रेसी है, किसी को हमने कहा कि ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो फिर यहाँ पे हमको ये देखना ज़रूरी है कि क्या आपको याद है कौन सी कंट्रीज़ थी। एक बार रिमाइंड करने के लिए भी हमें लाइन दी गई है। एक चिली थी, जहाँ पे वहाँ की डेमोक्रेटिक सरकार को मिलिट्री जो कू हुआ था, असल में ये जो COUP, इसको हम बोल देते हैं मिलिट्री कूप बोल देते हैं, कूप हुआ था। तो बोलने में अच्छा लगता है, एक प्रोनाउंसिएशन के लिए अच्छा है, याद हो जाता है, लेकिन असल में इसमें पी होता है, ये साइलेंट होता है। इसे हम कहेंगे कू, ओनली कू। ये कुछ इस तरह से प्रोनाउंस होगा, KOO, कू, मिलिट्री कू। अगर यहाँ पे बहुत सारे कूप्स हुए हैं तो हमें कूप्स नहीं कहेंगे, जैसे मैंने अभी कह दिया था फ्लो में, उसे हम कहेंगे मिलिट्री कूज। पी है ही नहीं, जैसे साइकोलॉजी में पी नहीं होता। तो आगे देखते हैं, जैसे चिली था, वहाँ पर वहाँ की डेमोक्रेटिक सरकार को हटा के आर्मी ने कू कर दिया था। पोलैंड था, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को वहाँ के वर्कर्स ने हटा दिया था और एक डेमोक्रेसी वहाँ पर लाई थी। घाना है, जहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ का जो लीडर था एनक्रुमा, उसने अपने आप को वहाँ का आजीवन के लिए लाइफ टाइम अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस राइट डाउन द सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये होमवर्क रहेगा। ये बहुत सिंपल है कि आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ फीचर लिखना है। मैं ज़्यादा हिंट तो नहीं दूंगा, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप जो पीपल होते हैं, वहाँ की जनता होती है, वो इलेक्ट कर सकती हैं अपने रूलर्स को। नॉन डेमोक्रेटिक में नहीं कर सकती। अब क्या राइट होते हैं, क्या आपके पास फ्रीडम होती है, ये सब दोनों का एक सेक्शन बना के एक तरफ लिखना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक तरफ लिखना नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसको मुझे लिख के देना। अब आगे देखते हैं, वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत क्यों है। अब जो उनकी मैडम है, इन्हें पढ़ा रही हैं समझो क्लास में, तो क्लास में एक बच्ची है जिसका नाम है मैरी। वो खड़ी हो गई, उसका दिमाग ख़राब हो गया कि मैडम आपने तो मुझे पहला चैप्टर पढ़ाया कि डेमोक्रेसी इस देश की, इस विश्व की किस किस कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है, अब आप पढ़ा रहे हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। आपको तो ये उल्टा है ना। आपको तो मैडम पहले बताना चाहिए था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, फिर आप मुझे ये पढ़ाते कि ये किस किस जगह पर है। तो उसने यही सवाल करी, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, फर्स्ट वी स्पेंड होल चैप्टर डिस्कसिंग डेमोक्रेसीज इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब लॉजिकली मैम आपने तो पहले बता दिया कहाँ कहाँ पर है, फिर बता रहे हो क्या है। मैडम बताइए तो पहले क्या है। तो मैडम होशियार थी, मैडम ने कहा कि देखिए मैरी, मैं आपका पॉइंट समझ गई। मैम का नाम था लियांगदो मैडम। लियांगदो मैम ने कहा कि मैंने आपका पॉइंट समझा है मैरी, लेकिन हम आम जीवन में अपने डेली रूटीन में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जैसे पेन, जो हमारी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, जैसे रेन, लव,
इनकी हमें डेफिनेशन नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये हमें हमारे जीवन में है। हमें पता है कि पेन क्या कहाँ है, रेन कब होती है, लेकिन हम इसके डेफिनेशन अगर हम बोल दें कि आपको रेन की डेफिनेशन देना है, आप रेन की डेफिनेशन नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में तो है, लेकिन हमने डेफिनेशन कभी उसकी ज़रूरी नहीं समझी। इसलिए मैम ने कहा कि पहले हमने देखे कहाँ कहाँ है, फिर हम इसे एक फ़र्दर डीप में एनालिसिस करेंगे। और फिर मैरी है, उसका फिर दिमाग ख़राब हो गया। उसने कहा लेकिन मैडम हमें डेफिनेशन की ज़रूरत क्या है? हम रेन की डेफिनेशन बना के हम कर क्या लेंगे? रेन तो रेन है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बना के हम कर क्या लेंगे? वो तो डेमोक्रेसी रहेंगी। लेकिन मैम तो लियांगडो मैडम है स्मार्ट। उन्होंने कहा वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्टी ऑफ अ वर्ल्ड। ओहो हो, अब इसे सिंपल समझते हैं। अगर एक वर्ड जो होता है उसमें बहुत सारे उसके टाइप्स हों, जैसे कि रेन, सिर्फ हम रेन की बात करें तो रेन कभी कभी ड्रिजल होता है, धीरे धीरे पानी गिर, छोटी छोटी बूंदें, कभी क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग, बहुत ज़ोर से बारिश होती है, बादल फट गया ऐसा लगता है। तो हमें ड्रिजल की भी एक अलग डेफिनेशन पता होनी चाहिए, हमें क्लाउड बर्स्ट की भी अलग डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रेन क्या है ये तो पता है, लेकिन रेन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। सेम इसी तरह डेमोक्रेसी के भी टाइप होते हैं। कुछ कंट्री डेमोक्रेटिक होती हैं, कुछ नॉन डेमोक्रेटिक होती हैं, लेकिन कुछ उसके बीच में भी होती हैं, जो बताती तो हैं हम डेमोक्रेटिक हैं, हमारे पीपल हमें इलेक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ जो सुप्रीम पावर होती है वो किसी और की होती है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि हम डेमोक्रेसी को बहुत डीप से पढ़ें और डेमोक्रेसी के फ़ीचर जानें। कुछ मिनिमम फ़ीचर हैं डेमोक्रेसी के, वो मिनिमम फ़ीचर अगर वहाँ पे हैं तो ही वो फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी है। अदरवाइज़ वो एक डेमोक्रेसी एक छलावा भी हो सकती है। एक ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी उसने कह दिया तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी सिर्फ दिखाने के, हाथी के दांत जैसे भी होता है, दिखाने के और खाने के। और अब उसमें बीच में रिबियांग का दिमाग ख़राब हो गया। उसने कहा कि मैडम हमें डेफिनेशन पे वर्क करने की ज़रूरत ही क्या है? मैंने अब्राहम लिंकन कौन? अब्राहम लिंकन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। मैंने अब्राहम लिंकन का पढ़ा है। डेमोक्रेसी उन्होंने डेफिनेशन दी है, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा सरकार, लोगों के लिए सरकार। तो हमें ज़रूरत ही क्या है मैडम? तो मैडम कहती हैं मैं नहीं कह रही हूँ कि हमें इसे बदलना चाहिए, मुझे भी ये डेफिनेशन बहुत ब्यूटीफुल लगती है अब्राहम लिंकन साहब की जो है, लेकिन ये फेमस है इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई इसे एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसे सब कोई एक्सेप्ट ही कर लें। इसलिए हमें और फर्दर उसे एनालाइज करना पड़ेगा, फर्दर हमें क्लासीफाइड करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी को बांटना पड़ेगा छोटी छोटी भागों में। अब योलांदा क्लास के पढ़ने लिखने वाला लड़का है, लड़की है, पता नहीं जो भी है, लेकिन उसने बहुत अच्छी बात सजेस्ट किया। मैडम देखिए ऐसा है, मैंने कहीं पढ़ा था डेमोक्रेसी जो आया है वो ग्रीक वर्ड से आया है, डेमोक्राइता इसे कहते हैं, जिसमें डेमोस का मतलब होता है पीपल, डेमोक्रातिया ग्रीक वर्ड से आया है। डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रातिया का मतलब होता है रूल, अल्टीमेटली पीपल्स रूल। बात ख़त्म। मैडम क्या बहस कर रहे हो? मैडम कहती हैं कि ठीक है, आपने जो बताया बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस मैटर पे सोचा, लेकिन ये हमेशा वर्क नहीं करता। क्यों? उन्होंने एग्जांपल दिया हमें कंप्यूटर का। कंप्यूटर को ओरिजिनली बनाया गया था कंप्यूटिंग करने के लिए, गणना करने के लिए, बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। लेकिन आज हम क्या करते हैं? म्यूज़िक सुनते हैं, टीवी को फिल्म देखते हैं। कंप्यूटर में कंप्यूटिंग तो आजकल बहुत कम ही हो रही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका ओरिजिन क्या हुआ। ओरिजिन डेमोक्रेसी का अगर ग्रीक वर्ड डेमोक्रातिया से नाम से हुआ कि पीपल की गवर्नमेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इवॉल्व नहीं होगा और वो हमेशा पीपल की गवर्नमेंट रहेगी। बदल जाता है हर किसी के लिए, डेमोक्रेसी की अपनी अलग परिभाषा बदल जाती है, रूलर्स अपने हिसाब से बदल लेते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से दिया। तो फिर मैरी, जिसने ये पूरा कन्वर्सेशन चालू किया था, मैरी ने कहा ठीक है मैडम, मैं समझ चुकी हूँ कि कोई शॉर्टकट नहीं होता इन सब चीज़ों में। केवल डेमोक्रेसी को 2 लाइन में नहीं समझ सकते, हमें सोचना पड़ेगा इसका इवॉल्व कैसे हुआ। ये इवॉल्वेशन की हमें डेफिनेशन देखनी होगी। तो लियांगडो मैडम ने कहा यस यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन विथ इट नाउ। तो इसके बाद आगे का चैप्टर शुरू करते हैं। आगे है अ सिंपल डेफिनेशन। एक सिंपल डेफिनेशन देख रहे हैं डेमोक्रेसी की क्या है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट लेक्चर से। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। जहाँ रूलर्स को पीपल इलेक्ट करते हैं उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है हमें सुनने में भी, लेकिन क्या है कि ये
इससे हम बता तो सकते हैं कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है और अदर कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक है, लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री में इलेक्शन होता है वो एक डेमोक्रेसी ही हो। अगर हमने ऐसा माना, इस छोटी सी 2 लाइन की अगर हमने इस वाली जो डेफिनेशन है इसको माना, तो हमको तो ये मानना पड़ेगा वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी। मैं किसी देश का राजा हूँ जिसमें 1 लाख लोग रहते हैं, मैंने कहा चुनाव होंगे इस देश में, लोग खुश हो गए, तो उन्होंने बोला वाओ अब हम डेमोक्रेसी बन गए, हम इलेक्ट करेंगे हमारे रूलर को। मैंने कहा ठीक है। चुनाव में वो वोट देने गए, ईवीएम मशीन आई सामने, उसमें सिर्फ मैं खड़ा हूँ हाथी निशान से, सिर्फ मैं हूँ, कोई है ही नहीं सामने, तो जीतूंगा भी मैं ही ना। तो ये डेमोक्रेसी हुई क्या? हाँ, लोगों ने तो चुना, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन भी तो हो। ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी कंट्री जहाँ पे पीपल वोट दे के जिता रहे हैं उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं कि वो अकेले ही खड़े होते हैं इलेक्शन में। तो ये सब चीज़ें होंगी, इसीलिए हमें बहुत डीप में एनालिसिस करना ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, क्यों होती है, कौन सी फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी है इंडिया जैसे, कोई बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं है नॉर्थ कोरिया जैसे, और कुछ समवेयर इन द मिडिल है चाइना जैसे। तो ये भी हमें पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं, हम कार्टून को रीड करते हैं। तो NCERT जिसने भी बुक लिखा हुआ है, बहुत अच्छे बुक लिखी हैं, बहुत 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 प्यारी बुक लिखी हुई है। ये आपको एक सोचने का एक नज़रिया देती हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट अफ़गानिस्तान पार्लियामेंट इन 3 डेकेड्स ओपन एमिड टाइट सिक्योरिटी। ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, ये एक टॉन्ट मारी जा रही है कि टाइट सिक्योरिटी के साथ एक पार्लियामेंट खुली है अफ़गानिस्तान में। अगर वहाँ के लोग डेमोक्रेसी ही चाहते थे, पार्लियामेंट ही चाहते थे, क्या उन्हें टाइट सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती? नहीं, लोग तो सेलिब्रेट कर रहे होते। वहाँ पे ज़बरदस्ती ये सब लाया गया, इसलिए आप लोगों पे थोप भी नहीं सकते डेमोक्रेसी। अब भूटान के जो किंग है हमारा पड़ोसी, उन्होंने कहा वाई वेट फॉर अ रेवोल्यूशन, आस्क भूटान किंग, हमें रेवोल्यूशन का वेट नहीं करना चाहिए। उन्होंने 2008 में खुद ही डेमोक्रेसी ला दी कि कल को लोग खड़े होंगे मेरे खिलाफ, इससे अच्छा मैं खुद ही ला देता हूँ। नेपाल का किंग जो है उसने इन्वेंट किया डेमोक्रेसी। ये सब हंसने की बातें हैं, ये टॉन्ट मारी गई है। नेपाल के किंग ने कहा कि हाँ डेमोक्रेसी है, उसे प्रमोट भी किया, डेमोक्रेसी जाओ। और सबसे ज़रूरी जो कार्टून है इसके नेक्स्ट वाला है, ये मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा। देखो ये जो कार्टून है ना, ये अपने आप में कम से कम 100 बातें लिए हुए हैं। इस कार्टून को समझने से पहले हम उसका पहले रीड कर लेते हैं जो बुक में लिखा हुआ है। दिस कार्टून वॉज ड्रॉ व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड इन इराक इन प्रेजेंस ऑफ यूएस के प्रेजेंस में। मैंने बताया था कि यूएस ने इन्वेड कर दिया था इराक को, कि आपके पास मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं और आप डिक्टेटर हैं, हम आपको डेमोक्रेसी देंगे। ज़बरदस्ती उनको अटैक करके वहाँ सद्दाम हुसैन को मरवा किया, कोई वेपन्स तो नहीं मिले, ऊपर से उनको ज़बरदस्ती थोप दी गई डेमोक्रेसी। ज़बरदस्ती टाइट सिक्योरिटी में वहाँ पे डेमोक्रेसी के इलेक्शन करवाए गए। तो क्या हुआ ना कि अब ये लिखा हुआ वाई डेमोक्रेसी रिटर्न द वे इट इज़। अब इस डेमोक्रेसी को देखना, इस डेमोक्रेसी में कुछ लग रहा है? ये जो हैं ये अमेरिकन सोल्जर्स हैं, ये इराक का डेजर्ट है, ठीक है, और ये डेमोक्रेसी का पिलर जो है उसे खड़ा कर रहे हैं। अब डेमोक्रेसी का पिलर तो खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये एम ऐसा क्यों बना हुआ है? ये एम ऐसा क्यों है? यहाँ पे कहानी शुरू होती है। ये एम रिप्रेजेंट करता है मैकडोनल्ड्स को। हाँ, वही मैकडोनल्ड्स जो हर जगह पर होते हैं, बर्गर खाते हैं जहाँ लोग, तो बर्गर खाते हैं, मैकडोनल्ड्स होता है। तो ये आर्मी, इराक, अमेरिका, डेमोक्रेसी समझ में नहीं आया मुझे। तो उसको समझने के लिए एक छोटा सा फ्लैशबैक करना पड़ेगा। कोल्ड वॉर जब चल रहा था तो 2 पावर थे। एक तरफ था यूएसए और एक तरफ था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक। एक तरफ था यूएसए। अब जो यूएसएसआर था वो एक कम्युनिस्ट कंट्री था। कम्युनिस्ट कंट्री का मतलब कि वहाँ की सारी जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। बड़े बड़े जो जितने वहाँ प्राइवेट था ही नहीं, प्राइवेट को ज़्यादा वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ जो क्या होते हैं अंबानी, अदानी, इनके खुद के पास पैसा है, कैपिटलिज्म बोलते हैं, ऐसे कैपिटलिस्ट इंसान है, ये पूंजीपति हैं, पैसा है उनके पास। लेकिन यूएसएसआर में अलाउ ही नहीं था, नहीं, जो कुछ होगा सरकार का होगा, सारे लोग एक समान है, सोशलिस्ट पॉलिसी फॉलो करते थे। ये बहुत एक कॉन्सेप्ट की तरह सुन लो, बहुत अच्छे ना समझ में आए तो भी चलता है, आगे इसको तो पढ़ना ही है।
जो यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, वहाँ पर किसी भी तरह लोगों के पास पैसा ही नहीं था, लोग सबको सभी लोगों को एक समान समझा गया था। तो क्या हुआ ना कि वहाँ पर जब देखा गया वो इकोनॉमिक जो पॉलिसी होती है किसी भी कंट्री की, वो इकोनॉमी को क्या समझते हैं, तो वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी पॉलिसी फॉलो करते थे। सोशलिस्ट इकोनॉमी पॉलिसी का मतलब केवल हम वही लोग सब समान हैं, लोगों में कोई भेदभाव नहीं, और सामान वही बनाए जाते हैं जिसके लोगों को ज़रूरत हो। अगर हम एक तरह के बिस्किट खा के जी सकते हैं तो हम 10 तरह के बिस्किट क्यों बनवाएं, 10 तरह के बिस्किट क्यों बनाएं प्रॉफिट के लिए। हम इस अल्टीमेटली इस अर्थ के रिसोर्स को हम वेस्ट ही कर रहे हैं 10 तरह के बिस्किट बना के। हम तो एक पे जी सकते हैं, अगर हम कपड़े एक तरह के पहन सकते हैं तो हम 50 तरह के कपड़े क्यों बनाएं। और उसके अलग देखा जाए तो यूएसए में डेमोक्रेसी थी, और डेमोक्रेसी कैपिटलिस्ट को फॉलो कर रही थी। कैपिटलिस्ट क्या होता है? कैपिटलिस्ट एक ऐसा इकोनॉमिक कल्चर होता है जहाँ पर फ्री मार्केट होता है, लोगों के पास खुद का पैसा होता है, जैसे अंबानी, अदानी, बिल गेट्स। क्या हुआ कि यूएसए में बहुत सारा पैसा आया, बहुत सारा पैसा। क्यों, कैसे आया? क्योंकि वहाँ पे 10 प्रकार के बिस्किट बन रहे। क्या हमें उसकी ज़रूरत है? नहीं है। सोवियत का ऐसा मानना था कि नहीं, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हम केवल उसी को हम बनाएंगे। क्या हमें 50 तरह की कारों की ज़रूरत है? नहीं, हमें कारों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूएसए में क्या, फ्री मार्केट। एक कंपनी ने एक कार निकाली, दूसरी कंपनी ने उसका प्रॉफिट देखते हुए अपनी कार निकाली। इससे क्या हो, इनोवेशन आगे बढ़े यूएसए में। और अलग अलग तरीके से मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ये सब आया कि डोमिनोज आया तो उसने कहा नहीं, मैकडोनल्ड्स में हम बर्गर खिलाएंगे, डोमिनोज ने कहा हम पिज़्ज़ा खिलाएंगे। लेकिन सोवियत जो है, आज का रशिया, यूएसएसआर, वहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं। वहाँ तो अभी भी लोग ब्रेड के लिए खड़े होते थे लाइनों में। ब्रेड मिल रही है केवल, और जितनी चीज़ें मिनिमम है ना, मिनिमम पर वो सर्वाइव कर रहे थे। तो क्या हुआ कि अल्टीमेटली अब लोगों के कंधों से कंधा मिला के तो चलना था सोवियत को। तो 1985 में उसने थोड़ी ढील देना चालू की इन चीज़ों में कि नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि यार पूरी दुनिया के बाहर के लोग मैकडोनल्ड्स में खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, और हम जो हैं ये सब ब्रेड खा के जी रहे हैं, ऐसा में तो लोग हमारे खिलाफ ही उठ जाएंगे। लोगों में गुस्सा भी बढ़ने लगा धीरे धीरे। तो उन्हें धीरे धीरे क्या किया कि लोगों, कैपिटलिस्ट जो लोग थे, जो ये सब लोग थे, इसमें सब आएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो डिमांड क्रिएट करते हैं, इनके बारे में अगर मैं कैपिटलिस्ट के बारे में और कहूँ तो क्या हमारे घर में अभी जो टूथपेस्ट आ रहा है, कि टूथपेस्ट के पहले हम ब्रश नहीं करते नीम से करते थे, नमक से करते थे, दातून करते थे। लेकिन ये कंपनी आके क्या कहीं, ये कंपनी आपको ज़बरदस्ती का सामान बेचती हैं, आप डिमांड क्रिएट करती है, डिमांड की ज़रूरत नहीं है। हम दातून करके खुश थे, दांतों में कुछ नहीं होता था। अब पहले इनने क्या कहा, अरे आप दातून करते हैं, ये दांतों के लिए बहुत हानिकारक है, आप ये लीजिए कोलगेट। आप गांव वाले हैं, आप देहाती हैं, ये अब दातून करते हैं तो आप कोलगेट से करिए, आप ब्रश से करिए। और अब क्या हो रहा है, वही कोलगेट इसमें नीम और नमक के साथ दे रहे हैं। मतलब क्या हुआ, हम सही फॉलो कर रहे थे, उन्होंने ज़बरदस्ती आके डिमांड क्रिएट की। जो ऑयल था, फॉर्चून की कंपनी आई, जब ये सब सोयाबीन ऑयल आया, रिफाइंड ऑयल आए, तो हम घी खाया करते थे। अब हम घी खाते थे तो वो आके उन्होंने सरसों का तेल खाया करते थे। हम उन्होंने कहा, कंपनियों ने, ये सब क्या खाते हैं गंदे इंडियंस, दिल के लिए अच्छा नहीं होता, ये लीजिए हमारा रिफाइंड ऑयल, ये लीजिए हमारा सोयाबीन रिफाइंड ऑयल जो होता है पतला। उन्होंने ये नहीं बताया कि उसमें 50 तरह के केमिकल्स हैं। उसके कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए और उसे लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए उसमें केमिकल्स डाले, वो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब है, वो नहीं बताया। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक डिमांड क्रिएट की। लोगों ने अब मांगना चालू किया, हम तो रिफाइंड ऑयल खाएंगे। क्यों? हम तो क्लासी लोग हैं, हम गांव वाले नहीं हैं जो घी खाएंगे। और आज वही कंपनियां क्या, आज वही मॉडर्न रिसर्च कह रही हैं कि आपको घी खाना चाहिए, रिफाइंड ऑयल तो जहर से भी बदतर है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। मैकडोनल्ड्स को ही देख लो, जैसे यहाँ पे मैकडोनल्ड्स बना हुआ है। क्या मैकडोनल्ड्स के बर्गर खाना हमारे लिए ज़रूरी है जीने के लिए? क्या मैकडोनल्ड्स के बर्गर से हमारी बॉडी बनती है, हमारी सेहत में कोई फ़ायदा होता है? क्या हम उससे बेनिफिट ले रहे हैं? नहीं। अल्टीमेटली क्या, आलू, मैदा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है हमारे बॉडी का, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हम मोटे हो रहे हैं, मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या उसके बिना हम जी नहीं सकते? बिल्कुल जी सकते हैं। लेकिन क्यों? मैकडोनल्ड ने डिमांड क्रिएट किया, नहीं नहीं नहीं, आपको तो खाना है। मैकडोनल्ड्स बड़े लोग खाते हैं, कैपिटलिस्ट लोग खाते हैं, हम यूएसए के लोग खाते हैं। सोवियत इसके खिलाफ था, लेकिन यही सोवियत के आखिरी में पतन का कारण बना कि सोवियत के जो लोग थे वो गुस्से में आ गए और सोवियत की इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाई। यूएस तो माल बना बना के हर ऑल ओवर द वर्ल्ड बेच रहा था, लेकिन सोवियत अपनी इस तरह से कुछ बेच नहीं पाया, क्योंकि उसने तो उतनी चीज़ें बनाई जितनी ज़रूरत की थी, और डिफेंस की बनाया और स्पेस की बनाया। अब मैकडोनल्ड्स
सोवियत में खुला 1990 में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सुन लेना। 1990 में सोवियत में खुला मैकडोनल्ड्स। तो वहाँ पे उस समय इकोनॉमी सोवियत की बहुत बुरी तरीके से गिर चुकी थी। लोग ब्रेड के लिए दिन दिन भर लाइन में खड़े रहते थे। वहाँ पे 150 रूबेल, रूबेल वहाँ की करेंसी है, एक एवरेज वहाँ पे तनख्वाह थी। तो लगभग 4 से 5 रूबेल का, जब मैकडोनल्ड्स पहली बार खुला लोग पागल हो गए वहाँ पे। लोगों ने लाइन लगा दी, 4-4 5-5 घंटे लोग लाइन में खड़े रहे। तो क्या सोवियत के जो लोग हैं वो पहले से ही गरीबी में ब्रेड के लिए लाइन लगा रहे हैं? क्या उनके लिए मैकडोनल्ड्स के बर्गर, मैकालू टिक्की और बिग मैक ये सब खाने की उनकी कुछ ज़रूरत थी उनको? लेकिन कैपिटलिस्ट तो यही होता है खेल। उन्होंने क्या किया, डिमांड क्रिएट की। डिमांड कैसे क्रिएट की कि ये देखिए पश्चिमी देशों का, वेस्टर्न, वहाँ पे सब लोग खाते हैं और पूरी दुनिया आज मैकडोनल्ड्स के बर्गर खा रही है। तो लोगों को भी वहाँ पे बहुत दिनों से भरे बैठे थे, उनके यहाँ तो कुछ इस तरह से खुला नहीं था। उनको लगा कि वाह ये क्लास है, ये चस्का है। लोग 150 रूबल कमाते थे और 5-5 रूबल के लाइन लगा के, रशियन लोग, मॉस्को में खुला था ये, लाइन लगा लगा के उन्होंने बर्गर खाने चालू किए। जहाँ पर खाने के से भूख से मर रहे हैं उनके लोग देश में, लेकिन वो बर्गर खा रहे हैं लाइन लगा के। 3 घंटा कोई बर्गर के लिए कैसे खड़ा रह सकता है? लेकिन रहा। और ऐसा भी कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड बर्गर नहीं देते। हाँ टेस्टी होता है, इतना भी नहीं होता कि मैं 3 घंटा उसके लिए लाइन लगाऊं। एक चस्का क्रिएट किया गया, लोगों में इम्पल्सिव बाइंग लाई गई कि लोगों को ज़बरदस्ती के सामान खरीदवा। अब आप अपने आसपास देखो, कभी मॉल जाओगे ना, तो इतनी चीज़ें तुम्हारे आसपास दिखेंगी कि तुम्हें लगेगा कि अरे अच्छा ये प्रोडक्ट भी आता है, कि इसकी क्या ज़रूरत है। मतलब ऐसी अननेसेसरी चीज़ें डेवलप की गई कैपिटलिज्म के द्वारा, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, जिसके सोवियत खिलाफ था। और आखिरी में वही उसके भारी पड़ा कि उसकी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उसने कुछ नए प्रोडक्शन किया ही नहीं, कुछ इनोवेशन किया ही नहीं। अमेरिका में इनोवेशन क्यों हुई? क्योंकि एक कंपनी ने निकाली घड़ी, दूसरी कंपनी ने निकाल दी डिजिटल घड़ी, कंपटीशन प्रॉफिट के लिए। तो वहाँ इनोवेशन भी होते गए। इनोवेशन होने से उनकी टेक्नोलॉजी भी ऊपर आई, यूएसए की टेक्नोलॉजी ऊपर आई। यूएसए ने एक्सपोर्ट किया कंट्रीज़ में। लेकिन रशिया में क्या था, वहाँ तो सरकार कंट्रोल कर रही थी कुछ जगहों को, और जो भी ज़रूरी चीज़ें वो बनाती थी। वो हिटलर का बस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हिटलर ने कार बनाया था फॉक्सवैगन। जब हिटलर ने कार बनाया, उसने इसीलिए नहीं बनाया कि उसे प्रॉफिट चाहिए था, उसने इसीलिए बनाया कि जर्मन लोगों को अब एक 4 व्हीलर गाड़ी की ज़रूरत थी। हिटलर भी एक सोशलिस्ट पॉलिसी को फॉलो करता था। तो यहाँ देखने की बात यह है कि अमेरिका में इसीलिए बहुत सारे इन्वेंशन हुए। अमेरिका एक टेक्नोलॉजी जाइंट बन गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई। और अदरवाइज़ हमने ये ज़रूर सुना होगा कि एक तरफ सोवियत था, यूएसएसआर, सोवियत वही है, और एक तरफ अमेरिका हुआ करता था। लेकिन हम कुछ भी सोचते हैं यार, ये किस डेवलपमेंट का, मोबाइल किसने डेवलप किया, कंप्यूटर किसने बनाया, तो हर कोई सब निकल के आते हैं यूएसए के। अरे यूएसएसआर ने कुछ बनाया नहीं बनाया है, वो क्यों बनाएगा? वहाँ तो डिमांड ही नहीं थी लोगों में, वहाँ की सरकार ही कंट्रोल कर देती। अगर आपको एक तरह का आटा खाना है, तो आप 5 तरह के आटे क्यों, क्या आप उसमें मैदा भी क्यों खाएंगे? हाँ मैं मानता हूँ उससे लाइफस्टाइल आपकी इम्प्रूव होती है। एक बिस्किट की जगह आप 10 प्रकार के बिस्किट के ऑप्शन होंगे, तो आपके पास लाइफस्टाइल, आपकी जो रहन सहन है वो डेवलप होगा। लेकिन किसका होगा? जिसके जेब में पैसा है उसका ही होगा ना। जिसके जेब में पैसा नहीं हो तो भूख से मर जाएगा। इसलिए कहा जाता है अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। भारत की अगर बात की जाए तो भारत भी पहले सोशलिस्ट की तरफ झुका हुआ था। भारत मिक्स है, कैपिटलिस्ट भी है। यहाँ पे धीरू भाई अंबानी भी हैं। यहाँ पर सरकार की जो पॉलिसी है वो गरीबों के कल्याण की भी है। अमेरिका में भी ऐसा है। कोई भी कंट्री, ये वैसे सुन लो, अभी आप आगे डिस्कस करेंगे, कोई भी कंट्री केवल सोशलिस्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो केवल सोशलिस्ट होगा, अपने अपने मतलब की चीज़ें बनाएगा, लोगों को देगा, तो उसकी इकोनॉमी आखिर में ख़राब हो जाएगी। केवल कैपिटलिस्ट नहीं हो सकता। क्यों? अगर यूएसए अगर केवल कैपिटलिस्ट बन जाए, सिर्फ कैपिटलिस्ट, वो बना रहा है, बेच रहा है, तो जिनके पास पैसा नहीं हो तो खरीद ही नहीं पाएंगे, वो तो डिमांड ही क्रिएट नहीं कर पाएंगे, वो तो बेचारे भूख से मर जाएंगे, वो तो कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। तो हर देश मिक्स होता है। सोशलिस्ट भी होता है, वहाँ लोगों का वेलफेयर भी चाहता है, वो ज़रूरत के सामान उनको प्रोवाइड भी करवाने की कोशिश करता है, और अच्छी चीज़ों, जिस लाइफस्टाइल आपकी डेवलप हो सके उसे भी इनकरेज करने की कोशिश करता है। इंडिया भी कुछ हद तक वैसा ही है। लेकिन हमारा 1991 तक जो झुकाव है वो सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा था, कैपिटलिज्म की तरफ कम था। इंडस्ट्रीज़ वगैरह कम थी, प्राइवेट लोगों के पास पैसा कम था। धीरू भाई अंबानी, टाटा थे,
लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं था। ज़्यादातर चीज़ें जो भेल, जो BHEL भेल भोपाल में है, सेल हैं, ये सब कंपनियां सब गवर्नमेंट अपने हाथ में कंट्रोल करते थे। लेकिन 1991 के बाद जो मनमोहन सिंह जी हमारे वित्त मंत्री थे, उन्होंने लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी लाई, उसके बाद से हमारा जो झुकाव है थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ा है। तो इसलिए हम आमतौर पर 15 से 20 सालों से ये सुनते भी आ रहे होंगे कि इस देश में अब अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। ये कुछ नुकसान है कैपिटलिज्म के, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल वो अच्छी करता है। तो यहाँ अगर इस 2.1 को हम कंक्लूड करें तो इराक है, इराक में अमेरिकी सेना डेमोक्रेसी ला रही है, ज़बरदस्ती उनके डेमोक्रेसी दे रही है। इसमें मैकडोनल्ड्स भी है। मैकडोनल्ड्स 2006 में आया बगदाद में। और हाँ, एक फ़नी बात और है, USSR में 1990 में लोगों ने स्वाद चखा मैकडोनल्ड्स के बर्गर का। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया 15 देशों में, लिथुआनिया, एस्टोनिया, आर्मेनिया और बहुत सारे देशों में टूट गया 15 और रशिया। तो ऐसा हुआ कि लोगों ने वहाँ जैसे कैपिटलिज़म का स्वाद चखा, लोगों में बस आ गई बात। तो कैपिटलिज़म अच्छा भी है एक हद तक, अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो बुरा भी है। इराक में उन्होंने ज़बरदस्ती उन्हें कैपिटलिज़म दे दिया। जहाँ जहाँ कैपिटलिज़म जाता है वहाँ वहाँ मैकडोनल्ड्स जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। जिस भी देश में कैपिटलिज़म जाएगा वहाँ मैकडोनल्ड्स जाएगा। क्यों? अब भाई मैं अपने घर पे रह रहा हूँ, मैं रोटी सब्ज़ी चावल खा रहा हूँ, क्या मुझे वहाँ जाके आलू टिक्की के बर्गर खाने की ज़रूरत है? नहीं है। क्यों जाऊँगा मैं? लेकिन क्यों? मैकडोनल्ड्स ने क्रिएट किया, हाइप बनाया कि हाँ ये क्लासी लोग करते हैं, तो मैं वहाँ जाऊँगा। वो मेरी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, फिर भी मैं उसे खाऊँगा। और वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए मुझे बेच रहा है, वो मेरे वेलफेयर के लिए नहीं बेच रहा है, वो मेरी चिंता नहीं करता, उसे पैसा चाहिए। उसको पता है कि अगर ये बर्गर इंसान को 2 साल तक खा ले तो मोटा हो जाएगा, अल्टीमेटली मर जाएगा, वो मोटापे से हार्ट अटैक आ जाएगा उसको, लेकिन वो बेचता है आपके सिर्फ प्रॉफिट के लिए। तो बहुत एक अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, कैपिटलिज़म, थोड़ा बहुत सोशलिज्म, हल्का फुल्का कम्युनिज़म। आगे देखेंगे 2.2, जिसमें पाकिस्तान की बात होगी कि पाकिस्तान में किस तरह की डेमोक्रेसी है, वहाँ कितने मिलिट्री कू हुए। तो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।